चलिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका आज पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग पहले डालते हैं डाइजेशन क्या होता है। देखो, डाइजेशन आपका एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। किसके हेल्प से बेटा? एंजाइम की हेल्प से। किसके हेल्प से हम लोग तोड़ते हैं? एंजाइम की हेल्प से तोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट में चेंज हो जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू, वही क्या कहलाएगा? आपका डाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज को चलिए लिखिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ it is a process of it is the process of conversion of it is a process of conversion of complex food molecule into simplest food molecule into simplest फूड मॉलिक्यूल्स। इसके कहने का मतलब क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स और सिंपलेस्ट का मतलब क्या है? इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ समझने के लिए आप लोग देखिए, हम जो खाना खाते हैं, हमारे डाइट में जो खाने रहते हैं उसमें क्या होता है? आपका डाइट जो होता है उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। क्या होता है बेटा? आपका संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, इन सारे का क्या है, जितना ग्राम चाहिए, जितना अमाउंट चाहिए उतना होना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए जितना इसेंशियल होगा, हर चीज, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो या विटामिन, सब उतने एक अमाउंट में लेते हैं, इक्वल बैलेंस में लेते हैं। तो उस फूड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? पूरी तरीके से, जैसे स्टार्च है। ठीक है, जैसे हमने रोटी खा रही हूँ तो क्या है? वो स्टार्च है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका मोनोसैकेराइड, मतलब ग्लूकोज वगैरह में तोड़ दिए। प्रोटीन है, प्रोटीन किस में टूट जाएगी? अमीनो एसिड में। फैट किस में? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और विटामिन जो होती है वो आपका जो होता है डाइजेस्ट होगा, वो अपने अपने तरीके से ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये पहले क्या था? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। इसको हमने विथ एंजाइम के हेल्प से क्या कर दिया? मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और विटामिन, इन सारी चीजों को हमने एंजाइम के हेल्प से क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये जो फॉर्म था आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड था। इसको हमने किस में तोड़ दिया? सिंपलेस्ट फूड में। जिस प्रोसेस के थ्रू, उसी को क्या कहेंगे? डाइजेशन। चल, यहां तक हो गया। चलिए लिखिए, इन डाइजेशन लिखो, simplest, it is a process the conversion of complex food molecules into simplest food molecule। हो गया। यहाँ लिखो, सेकेंड लिखो, in digestion two aspect include, इसमें आपके दो रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपके दो मेन मेथड होते हैं जिनकी वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये दो मेथड क्या है? पहला आपका है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या हो जाएगा? सेल्वेरी ग्लैंड। लिखिए, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा लिखिए आप लोग सेल्वेरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी, लिखिए आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा क्या है आपका? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब वो कैनाल जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक पूरी क्या हो आपकी पाई जाए, उसमें जो जो आर्गन आपके लगे होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल से। तो इसमें इसका पार्ट क्या हो गया? माउथ से लेकर के पूरा एनस तक के पार्ट को क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक, और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपके डाइजेशन के लिए कौन कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती हैं?
पहली आपकी सैलिवरी ग्लैंड, या आर इसी को एमाइलेज ग्लैंड भी कहेंगे, ठीक, जो किसका सिक्रीशन करती है, सलाइवा का। किसका सिक्रीशन करती बेटा, सलाइवा का। और जो सलाइवा है उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है, एमाइलेज बोलिए, या तो इसी को टाइलिन बोलते हैं, आर इसी को टाइलिन कहते हैं। और जो सलाइवा उसका पीएच कितना होता है, 6.8 इसका पीएच होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा लिखिए आप लोग लीवर ग्लैंड लिखिए। लीवर जो ग्लैंड होती है बेटा किसका प्रोडक्शन करती है, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, पित्त का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और लीवर हमारी बॉडी की सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज एक तरीके की कैसी ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन नेचर का हो और इंडोक्राइन नेचर का हो। एक्सोक्राइन नेचर का मतलब होता है जो एंजाइम का सिक्रीशन करे, और इंडोक्राइन का मतलब होता है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करे। इतनी चीजें आप लोग कंप्लीट करिए इधर। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए फिर लिखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके पूरा एनस तक के पार्ट को क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्री कैनाल। पहला इसमें पार्ट आता है ओरल कैविटी। क्या आती है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही आपकी माउथ वगैरह सब आ जाएंगी। तो ओरल कैविटी में आपका क्या क्या आएगा, माउथ हो जाएगा। ओरल कैविटी माउथ हो गया। माउथ में क्या है, टंग है, ठीक है। फिर क्या है आपका, टीथ है। फिर आपका क्या है, पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तलवा, जो आप टंग से टच करते हो अपर, ठीक है, तो उसको कहेंगे पैलेट। पहला आपका ओरल कैविटी है। दूसरा आप लिखिए, इसमें आपका क्या जाएगा, दूसरे में फेरिंग्स, फेरिंग्स आ जाएगा। स्पेलिंग रुको सही कर। दूसरा क्या आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा। और फेरिंग्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ये होता है एक पैथवे होता है जो हमारी बाहर की जो इकोसिस्टम का जो प्रेशर होता है अंदर से उस चीज को मेंटेन करता है। तो फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें दो आपके सिस्टम इंक्लूड होते हैं। कौन सा, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पायरेटरी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होंगे, इंक्लूड। तीसरा है आपको ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में भी, फेगस में नो डाइजेशन, किसी भी प्रकार का आपका डाइजेशन नहीं होता है। ये करता क्या है, ये इसके में आपका होता है, एक गति होती है, उसको बोलते हैं कौन सा भाई, हाँ, पेरिस्टालसिस। इसमें मूवमेंट होता है जिसके वजह से हमारा फूड होता है कहाँ चला जाता है, स्टमक में, ठीक है। तो ओइसोफेगस होता है वो हमारे फूड को स्टमक तक ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर आपका चौथा है स्टमक, स्टमक हो गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आपका आएगा, पांचवा आपका आ जाएगा स्टमक के बाद क्या था, ड्यूडेनम ना, मतलब आप उसमें ऐसे लिख लो, इंटेस्टाइन लिख लो, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपके दो इंटेस्टाइन आते हैं, एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या आता है बेटा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का क्या होता है, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों होता है क्या, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस में होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, ड्यूडेनम, और क्या था, ज्यूजेनम है,
और इलियम, यही है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, इसमें डाइजेशन नहीं होता है। मिनिमम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और ये भी 3 है आपका, क्या है, सीकम, रेक्टम, और क्या होता है बेटा, एनस होता है। और एक और है, कोलन भी है ना, सीकम, रेक्टम, कोलन, और क्या हो जाएगा, एनस हो गया। कोलन में आपका जो कोलन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, और क्या होता है, डिसेंडिंग, डिसेंड। जो सीकम होता है यहीं पे ई कोलाई जो बैक्टीरिया होती है ये सिम्बायोसिक एसोसिएशन करती है। ओके, यहाँ तक आप लोग इसको अब कंप्लीट करिए। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे, सिक्स नंबर पे क्या आएगा इसके बाद, यहाँ पे कहीं अपेंडिक्स भी था ना, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसको इसके पहले लिखना चाहिए था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। ये क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ बॉडी का क्या है, ऑसेसी अंग होता है। इन एंशिएंट टाइम में when man is only herbivorous, herbivorous, then it secreted क्या, सेलुलोज। अब क्या है, मैन हर्बिवोरस नहीं है इसलिए सेलुलोज का सिक्रेशन बंद हो गया है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। इस चेयर कहाँ चली गई, सीकम, कोलन, रेक्टम, यहाँ लिख लो, सीकम, कोलन, एक मिनट इसको बना लो। और यहाँ सबसे लास्ट में लिख लीजिए 7वां एनस। ओके, नीचे कर दूं, चल लिखिए फटाफट। सर, पंकज सर, चेयर दे दीजिए हमको। हम्म, थैंक यू। फटाफट लिखो, इसको कंप्लीट करो लिख के। बातें नहीं होनी चाहिए, लिखिए। जूजनम है, जे होगा वो भी, जूजेनम। करिए तो फिर मैं फिगर बनाऊं। ऊपर करें, करो तो।
लिखो। जो बच्चे क्रैश कोर्स ले चुके हैं उसमें मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है, उसको वहां पढ़ लीजिएगा एक बार वहां पे, फिर यहाँ पे मान लो उससे थोड़ा मैं डीप पढ़ाऊंगी। अगर बाय द वे अगर आपका नोट्स वगैरह छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप लोगों को मिल जाए, वहाँ पीडीएफ है, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ अगर छूटता है तो वहां से इंक्लूड कर लेना नोट्स में। चले, हो गया, फिगर बना दे, चलो फटाक से आप लोग फिगर बना लो।
ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन का ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? असेंडिंग हो गया। और ये क्या हो गया? कोलन में आपका डिसेंडिंग असेंडिंग कोलन लिख लो। अच्छा, कोलन, यहाँ पे भी कोलन। और ये वाला हिस्सा जो है, ये जो सीधे सीधे इसको कहेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन। और ये वाला हिस्सा आपका रेक्टम। और यहाँ से जो है आपका रॉ मटेरियल निकलता है उसको कहेंगे एनस। यहाँ से रिलीज्ड रॉ मटेरियल, अनडाइजेस्टेबल जो मटेरियल, जो फूड होता है यहाँ से रिलीज होता है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट बताए थे आपका? ये आपका कहाँ गया? ये आपका क्या हो गया? ड्यूडेनम। यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ड्यूडेनम। ये आपका थोड़ा सा जो यहाँ वाला हिस्सा है इसको कहेंगे ज्यूजेनम। और इसको कहेंगे सिकम। और यहाँ पे यहाँ वाले हिस्से में इलियम आता है। इसी में आपका जो फोल्डिंग होता है मैक्सिमम, यहाँ आपका इलियम आ जाएगा। मान लो यहाँ लिख देते हैं इलियम। जो सिकम वाला पोर्शन है ये जा कर के यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। आ जाओ, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या होता है? आपका एसोसिएशन होता है। और यहाँ जो है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ये तो नीचे का हो गया। अब आओ ऊपर। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारी ग्लैंड है। ये हमारी क्या है? स्टमक है। ठीक है। और ये आपका लीवर हो गया। लीवर में यहाँ पे ये गाल ब्लैडर हो गया। ठीक। ये आपको ईसोफेगस हो गया। यहाँ पे आप आ जाइए, ये ट्रैकिया हो गई, इससे जो कि हमको मतलब नहीं है फिर भी लिख दे रही हूँ। और ये आपका ग्लॉटिड हो गया। और इसका जो ढक्कन है इसको क्या कहेंगे? इपीग्लॉटिड, इपीग्लॉटिड। और ये वाला हिस्सा फेरिंग्स हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका? फेरिंग्स हो गया। और इसी फेरिंग्स पे आपका इधर इस साइड में क्या लगते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड है ये कितनी होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। और यहाँ वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका बकल कैविटी है। बकल या ओरल कैविटी। कर लीजिए। ये पूरा आपका जो मैंने लिखवाया है सारे पार्ट्स हैं। यहाँ तक बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, फटाफट बनाओ। अब आपको हर पार्ट डीप डीप से पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप ऐसे आपका आउटलाइन मैंने बता दिया कि कौन किस में आता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब माउथ से लेके एनस तक का सारा पार्ट आएगा। बस ग्लैंड में जो 3-4 ग्लैंड है इनको छोड़ करके। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी। लीवर ग्लैंड जो बाइल का सिक्रेशन करेगा। और आपका क्या आता है? पैनक्रियाज है जो आपकी ट्रिप्सिन और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जब बॉडी में उसकी जरूरत होती है। और आपका इंटेस्टाइनल कुछ ग्लैंड होती हैं जैसे एंडोकाइनोज, जिसमें से हार्मोन्स निकलता है। कुछ आपके एंजाइम्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आती हैं। अभी उसको भी मैं पढ़ाऊंगी।
देखो बाइल के पास एंजाइम ही नहीं होता तो डाइजेशन में कहाँ से हेल्प करेगा। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। बाइल के पास किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। बाइल का काम क्या होता है, वो जो फिकल्स होते हैं ना उसको कलर देता है। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन ये सारी जो कलर्स आते हैं। क्या बाइल, हाँ थोड़ा बहुत करता है। करिए, यहाँ तक हो जाए तो बताइए आप लोग, फिर आगे का पढ़ाएं। आगे आप लोग डालिए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल डालिए, एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी। चलो ये तो आपका पूरा हो गया, अब एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ाना है। हमसे कुछ बड़ा बन गया है ज़्यादा। ठीक है, तुम लोग इसको थोड़ा अपने हिसाब से बना लेना, छोटे में ये छोटा बनाना चाहिए था। हाँ, देखो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। दोनों के दोनों सजीवता करते हैं, क्या डिफरेंट होता है कोई बताए। हम्म, सिम्बायोसिस, सिम्बियोटिक या सिम्बायोटिक। वो भी तो प्लस प्लस एसोसिएशन करता है। तो वो तो दोनों में होता है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक में दोनों में प्लस प्लस का एसोसिएशन होता है, एक दूसरे को लाभ प्रभाव करती हैं ना, तो वो उसको करती ना तो वो उसको करती। बताइए। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक में बस एक ही अंतर होता है, बहुत सारे अंतर होते हैं पर एक अपने दिमाग में रख के चलो। अगर जहां म्यूचुअलिज्म दे दे तो दो वनली दो स्पीसीज के बीच में एसोसिएशन होगा प्लस प्लस का, एक दूसरे को वो हानि लाभ पहुंचाएंगे सिर्फ दो स्पीसीज। ठीक है, और सिम्बायोटिक क्या होता है, दो या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में हो जाए एक दूसरे से, तो वो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक हो जाएगा। जैसे आपका क्या था लाइकेन, लाइकेन क्या था, लाइकेन एक खुद स्पीसीज थी और एल्गी फंजाई के बीच में पल रही थी, तो दो से ज्यादा अधिक स्पीसीज है ना, तो वो क्या करी म्यूचुअलिज्म नहीं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रही है। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जो सिर्फ दो स्पीसीज हो। ठीक है, उसमें होता है म्यूचुअलिज्म। जैसे कि आपका एक गोल्ड फिश होती है, ठीक है, वो और शार्क फिश, इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होगा। जो शार्क फिश है वो क्या करती है, जहाँ चलेगी और ये उसके शरीर से चिपकी रहती है, शार्क फिश को सारी जो प्रेडेटर होती है उनसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ढेर सारी रहती है, और इसलिए बस दो स्पीसीज के बीच में रहेगा तो म्यूचुअलिज्म, दो या दो से अधिक के बीच में रहेगा तो सिम्बायोटिक, पर दोनों में प्लस प्लस का एसोसिएशन होता है। हाँ हाँ, टर्माइट के गट्स में जो होते हैं ना वो, जो उसका क्या नाम है, ट्राई ट्राइकोनिम्फा है। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा है जो टर्माइट्स के गट में रहता है, और सेल्यूलोज क्या करता है वहां से उसके गट में रहेगा, सेल्यूलोज का सिक्रेशन करता है ताकि वो क्या करे, जो वुड है ना, टर्माइट का मतलब होता है दीमक, लकड़ी को क्या कर सकता है, खा जाता है ना, तो उसको एसोसिएशन करता है, उसको वो सेल्यूलोज देगा और वो उसको पाचन में हेल्प करता है। हम्म,
एक दिन तुम लोगों को कॉमनसिलिज्म, इसको मुझे एक दिन याद करवाना ग्रुप में, मैं सारे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में सब लिखवा दूंगी। कॉमनसिलिज्म क्या है, एमेंसिलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक, प्रिडेशंस क्या है, पैरासाइट क्या है, हाइपर पैरासाइट क्या होता है, एक्टो पैरासाइट क्या होता है, मैं सारी चीजें चार्ट वाइज में करके डिफरेंट कर दूंगी, ठीक है। उसको एक दिन मुझे याद दिलाना। तो चलिए आगे यहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिखो एलिमेंट्री कैनाल, चलो लिखो एलिमेंट्री कैनाल। इसका क्या होता है, ये माउथ से लेकर के इनस तक के पार्ट को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। लिखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल is a tube like structure। ट्यूब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर containing a lumen in center, containing a lumen in center, which is called elementary canal। अब समझाती हूँ एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये हमारा कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति की क्या है भाई, ये बॉडी है, इसके बॉडी में ये जो माउथ है, माउथ से लेकर के, अब जैसे ये कैनाल जो थी यहाँ से आके इस तरीके से सारे पार्ट में खुली है ना, इसको हम सीधा सीधा कर दें, ऐसे कर दें, इसी जो पाइप है इस पाइप को एकदम सीधा करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये जो सीधा करके इस तरीके से आई है, यही आपकी एलिमेंट्री कैनाल, और बीच में जो स्पेस है इसका क्या कहलाता है, ल्यूमेन। सेंटर में जो स्पेस है इसी को क्या कहेंगे, इसका ल्यूमेन। अच्छा, आप लोग एक चीज और यहीं पे लगे हाथ समझ लो भाई, ये क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब ये ट्यूब है, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये हमारी क्या है, बॉडी कैविटी। ये क्या है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच में देखेंगे तो ऐसे आपका क्या पाया जाता है, स्पेस। ये क्या है, आपका स्पेस पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या होता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। तो ये जो स्पेस है इसी को क्या कहेंगे, सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। समझ में आ गया, सीलोम क्या होता है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है और बॉडी कैविटी के बीच में जो आपका स्पेस होता है उसी को कहते हैं सीलोम। सीलोम को फिर बाद में आप लोगों को डिवाइड किया जाएगा कि ये जो आपका यहाँ पे आपकी क्या बनती, लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में। तो वहाँ पे क्या होता है, किस हिसाब से किसमें आपका ट्रू सीलोम होता है, किसमें फॉल्स होते हैं, ये चीजें आपको बाद में समझाऊंगी। अभी फिलहाल इतने से ये जानते रहिए कि क्या है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी कैविटी और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो पूरा स्पेस ही सीलोम कहलाता है। चलिए लिखिए एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट पैलेट लिखो। पैलेट, पैलेट में लिखिए आप लोग, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर हार्ड, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर हार्ड पैलेट प्लेट लिख दे रही हूँ, पैलेट एंड पोस्टीरियर soft and posterior soft palate that contain uvula। अब समझा रही, ध्यान से समझो। पैलेट क्या होता है, पैलेट का मतलब हमारा तलवा, टंग से अब जो टच करते हैं तलवा। तो पहले आगे वाले हिस्से पे, दांत के जस्ट आगे वाले हिस्से पे टच करो तो वहां क्या है, ऐसे लाइनिंग है, तो क्या स्ट्रक्चर है, हार्ड है। जो आगे वाला स्ट्रक्चर है टंग से टच करेंगे तो वो हार्ड है, और पीछे आप टच करेंगे तो क्या आता है, सॉफ्ट है, ठीक है। उसके पीछे जो वो ऐसे करते हो तो एक आपका मसल जैसा एक लटका रहता है ना, वही आपका क्या होता है,
यूवल क्या बोलते हैं, अल्वा, ठीक है। इव्यूला, सॉरी यूव्यूला बोलते हैं, वही जो स्ट्रक्चर लटकी होती है उसी को क्या कहा जाता है, यूव्यूला। हाँ, टेंसिल, टेंसिल भी कह सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं यूविला। इतना चीज याद रखिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ये जो निकला रहता है लड़कों या में मोस्टली देखता है, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। अभी लिखवा दूंगी उसको। चलो यहाँ तक हो गया। अब लिखिए दूसरा आपका क्या है, टंग है, जीभ। चलिए जीभ, जीभ का स्ट्रक्चर आज जरा बना लीजिए तो। ये हमारी जीभ में जो इस तरीके से जो पैचेस पैचेस दिखते हैं बेटा, उसको कहते हैं क्या, टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं। क्या होता है, स्वाद कलिकाएं, जिसको कहते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। हमारी जो जीभ होती है उसमें 3 पार्ट होता है, एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट, लास्ट वाला पोस्टीरियर पार्ट, और ये जो मिडिल वाला हिस्सा है इसको लैटरल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लैटरल पार्ट, लैटरल, ठीक है। इंटीरियर पार्ट आपका सॉल्टी एंड स्वीट टेस्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हम नमकीन और मीठा खाते हैं तो आगे वाली जो आपकी इंटीरियर पार्ट में जो हिस्सा होता है वो हमको इस स्वाद को बताता है। लैटरल वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा स्वाद बताता है, शोर होता है, मतलब खट्टा, खट्टा, खट्टा स्वाद बताता है। अब पोस्टीरियर वाला कैसा स्वाद बताता है, कड़वा, ठीक है, बाइटर। यहां तक हो गया। अब आप लोग देखेंगे जो इंटीरियर पार्ट है इसके पास जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम क्या, फीलीफॉर्म। ये छोटे छोटे हैं ना, तो फीलीफॉर्म, फीलीफॉर्म पैपिली। आ जाओ, हाँ हाँ बैठ जाओ, फीलीफॉर्म पैपिली, ओके। और जो आपका लैटरल वाले पार्ट होते हैं इसके पास में ये जो पाया जाता है बीच वाला, इसको कहते हैं फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म पैपिली। और जो आपका पोस्टीरियर वाले पार्ट में पाया जाता है उसको कहते हैं सर्कुम वैलेंट पैपिली, सर्कुम वैलेट पैपिली। सर्कुम वैलेट पैपिली। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आपके फीलीफॉर्म पैपिली किस पार्ट में पाया जाएगा, फंगी फॉर्म कहाँ होगा, और सर्कुम वैलेंट। और ये जो सर्कुम वैलेंट है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड। और ये सबसे स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड होता है। करिए, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अच्छा एक बार रिकॉल कर देती हूँ, चलो देख लो, यहाँ से देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा स्पीड में समझाऊंगी, देखना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हम जो फूड लेते हैं उस फूड का जो फॉर्म होता है बेटा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसका फॉर्म कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन जो होते हैं वो किस फॉर्म में हुआ है, ये सारे का फॉर्म जो है कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। उसको हम एंजाइम के थ्रू किस में चेंज कर देंगे, सिंपलेक्स, सिंपल फूड में, ठीक है। सिंपल आपके फूड में मतलब एंजाइम की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएंगे। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड में टूट जाएगी। फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल किसमें आपके टूट जा रहे हैं,
सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डाइजेशन। इसी चीज को लिखी हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, लिख सकते हो। फिर आपका जो डाइजेशन, इसमें दो एस्पेक्ट यूज होते हैं, पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है हमारे माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। डाइजेशन में जो जो ग्लैंड आपके मैक्सिमम आपके पार्टिसिपेट करते हैं उस ग्लैंड को क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज आता है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक का पार्ट में आपका आता है, माउथ से लेके पूरा एनस तक के पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। इसमें आपका आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब होता है माउथ वाला पार्ट, जिससे हम खाने को च्विंग वगैरह करते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, माउथ रहता है, टंग रहेगा, टीथ रहता है, पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तलवा, जो हम टच करते हैं ना उसी को क्या कहेंगे, पैलेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे, इसमें आपका डाइजेशन तो होगा नहीं। फेरिंग्स एक ऐसा पैथवे होता है जिसमें रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों पैथवे का क्या होता है, कॉमन रास्ता होता है। इसलिए फेरिंग्स को क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आपका आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें पेरिस्टेसिस मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, हमारे कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। इसके बाद आपका क्या आएगा, फूड हमारे आ जाएगा पेट में, स्टमक में। स्टमक के बाद आपका आता है क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपके दो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है, मिनिमम आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पार्ट होता है ड्यूडेनम, ज्यूजुनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम वो पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जाके कहाँ खुल जाए, लार्ज इंटेस्टाइन, वो खुलता है। इसी पार्ट पे आपका पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। जो हम खाना वगैरह खाते हैं अगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है तो वो यहीं पे जब पहुंचता है वो खाना आपका डाइजेशन होने के बाद, तो ई कोलाई बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को क्या करती है, खा जाती है, और हमको क्या करती है, रोगों से सुरक्षा करेगी, और हम उसको खाना दे रहे हैं। तो इस प्रकार का क्या हो गया, सहजीविता ये शो कर रही है। उसके बाद कोलन होता है, कोलन में असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर रीजन होते हैं, अभी दिखा रही हूँ सारे स्ट्रक्चर आपके। उसके बाद आपका आता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, अवशोषी अंग होता है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ बॉडी कहते हैं। पहले के टाइम में जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई थी उस समय में ह्यूमन क्या करता था, हर्बीवोरस था, मैक्सिमम वो पेड़ों की पत्तियां, फल फ्रूट यही खाता था, वो जानवरों को मार के नहीं खाता था। उस टाइम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से एक आपका एंजाइम सिक्रूट होता था, उसका नाम क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज का काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों को डाइजेस्ट कर देना, तो ये उसको डाइजेस्ट करता था। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए, मॉडर्न ह्यूमन बने, तो उनके बॉडी में क्या हुआ, हम लोग पेड़ पौधों की पत्तियां छोड़ करके खेती करने लगे, खाने पीने लगे, तो हम लोग ओमनीवोरस में आ गए, और इसका जो फंक्शन हो गया क्या, नॉन फंक्शनल हो गया, सेलुलोज का सिक्रेशन बंद, क्योंकि जरूरत ही नहीं है पेड़ पौधों की पत्तियां घास खाएंगे। इसलिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट क्या है आपका, एनस। इसके बाद इधर आप लोग देख लीजिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 प्रकार की ग्लैंड पार्टिसिपेट करती है, सैलिवरी, लीवर और पैनक्रियाज। सैलिवरी को एमाइलेज ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि टाइलिन का ही नाम एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, उसी के नाम पे इसको एमाइलेज ग्लैंड भी कहा जाता है। सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसका नाम क्या है, सलाइवा। और सलाइवा को ही क्या कहते हैं, इसमें सलाइवा में कौन एंजाइम पाई जाती है, एमाइलेज या टाइलिन, दोनों का नाम सेम है। और इसका पीएच कितना होता है, 6.8 पीएच, मतलब स्लाइटली एसिडिक इन नेचर की होती है। और आपका जो सैलिवरी ग्लैंड होता है बेटा, कितने पेयर्स होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, नंबर में 6 होंगी और पेयर में 3 होंगी। लीवर ग्लैंड क्या प्रोडक्शन करता है, बाइल। बाइल बनाता है कौन, लीवर ग्लैंड, और स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको दिमाग में रहता है कि पित्ताशय से पित्त बनता है, ऐसा नहीं है, लीवर से पित्त बनेगा, और पित्ताशय जो गाल ब्लैडर होती है पित्त को स्टोर करती है, ठीक है। और हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है, लीवर है। उसके बाद आपका पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सो और इंडोक्राइन। एक्सो का मतलब होता है, क्राइन का मतलब ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रेशन करे, इंडोक्राइन का मतलब ऐसी होता है जो ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करे। तो पैनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सिक्रेट होता है,
और इंडोक्राइन ग्लैंड में आपका आता है अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो मतलब ये हार्मोनल और एंजाइमेटिक दोनों नेचर का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यही जो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया। आ जाओ भाई, यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये माउथ वाला पार्ट है ओरल, इसी को क्या कहेंगे, ओरल कैविटी। इसके बाद यहाँ वाला जो कॉमन वाला रीजन है क्या है, फेरिंग्स। ये डाइजेशन और रिस्पायरेशन दोनों के लिए क्या है, कॉमन पैथवे होता है। इसके बगल में आपका 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड लगी होती है। यहाँ से खाना हमारा होते हुए कहाँ आएगा, ओइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आएगा। अब खाना कहाँ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका क्या है बेटा, लीवर ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ लीवर ग्लैंड है, ये सिक्रीशन करके बाइल का यहाँ पे स्टोर कर देगी। बाइल डक्ट से होते हुए खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे खाना आएगा। और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम से जूजिनम में आएगा, जूजिनम से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट से होते हुए यहाँ पे सीकम वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुल रहा है, जहाँ पे कोलाई बैक्टीरिया पाई जा रही है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ऊपर चढ़ रहा है तो इसको असेंडिंग कोलन कहेंगे। इस साइड से है सीधे सीधे तो ट्रांसवर्स कोलन, ये नीचे है तो डिसेंडिंग कोलन। और इसके बाद ये रेक्टम है और एनस, जो रॉ मटेरियल इसके थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में मैंने क्या बताया, माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन अ ल्यूमेन सेंटर इन विच अ एलिमेंट्री कैनाल। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की बॉडी है, इसके बॉडी से ये माउथ से लेकर के पूरा एनस तक का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम सीधे सीधे अगर ट्यूब को खोल दे तो इस तरीके से दिखेगी, इसी को कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और इसका बीच का जो भाग होता है बेटा हॉलो होता है, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इसी चीज को लिखे हैं, कंटेनिंग अ ल्यूमेन इन सेंटर विच इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बाद हमको क्या पढ़ना है, पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तलवा। तलवा अगर हम अपने टंग से टच करते हैं तो आगे वाला पोर्शन कैसा होता है, छू के देखो तो आगे वाला पोर्शन लाइनिंग लाइनिंग कैसा है, हार्ड होता है। और पीछे जब टच करोगे जीभ से तो कैसा होता है, शॉर्ट शॉर्ट होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। उसके बाद जो अगर आप आ करते हो तो घंटी के समान जो संरचना यहाँ पे दिखती है उसको कहते हैं यूविला। उसको क्या कहते हैं, यूविला बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है किसका पार्ट है, माउथ या ओरल कैविटी देगा, वहां आप इसको करेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, माउथ में थर्ड आपका क्या था, टंग था। एलिमेंट्री कैनाल में पैलेट है, टंग है, इसके बाद टीथ रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों को पढ़ना है। टंग है, टंग में आपके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। इंटीरियर वाले पार्ट में जो आपके छोटे छोटे ये जो पाए जाते हैं इसको कहते हैं स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड। ये जो टेस्ट बर्ड है इसको कहेंगे फिलीफॉर्म पैपिली। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म पैपिली कहेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं बेटा। और इंटीरियर पार्ट में जो आपके ये फिलीफॉर्म पैपिली या टेस्ट बर्ड होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉल्टी और स्वीट टेस्ट के लिए, नमकीन और मीठे टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद आपका लैटरल पार्ट आता है, लैटरल पार्ट में फंगी फॉर्म पैपली होती है जो खट्टे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या होता है, बिटर, मतलब आपके कड़वे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें सबसे बड़े बड़े पैपली पाए जाते हैं, जिसको सर्कुम्वेलेंट पैपली कहेंगे, सबसे लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड है। यहाँ तक करिए, इसके बाद तब लिखवाते हैं। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो।
हो गया। चले आगे, लिखिए टंग में, इट मेड बाई कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बोन नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है, सिर्फ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखते हैं हमारी जो जीभ होती है मोस्टली क्या होती है, उसमें बोन नहीं पाए जाते, वहाँ तो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको लिखिए। और ये क्या हो जाएगा, इपीथीलियो लिखो, इपीथीलियो, इपीथीलियो मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ये ऐसे देख के आपको पूछेगा एग्जाम में, यही लाइन देके आपको पूछेगा इपीथीलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या बताएंगे, टंग। ठीक है, इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर attached to floor of buccal cavity by a connective fold called फ्रेनुलम। अब ये आप क्या है भाई, इसको समझा रही हूँ, फ्रेनुलम क्या है। लिंगुले, फ्रेनुलम लिंगुली। ठीक, मैंने लिखा क्या है टंग में, टंग क्या है, किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, मैंने आप लोगों को टिश्यू में पढ़ाया था। ठीक है, उसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें आपका कैसा इपीथीलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टंग, इट इज द हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ मसल्स पाई जाती है, बोन नहीं पाया जाएगा। और ये अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का क्या है, फ्लोर है, ये जमीन। ठीक है, उसी तरीके से हमारे बकल कैविटी में एक तरीके से चटाई की तरह पड़ी हुई है, और ये कनेक्ट करती है कहाँ से, फोल्ड स्ट्रक्चर फ्रेनुलर लिंगुअल। अगर आप अपने टंग को ऊपर करो, ये टंग है, ये माउथ है, माउथ में क्या है, टंग है, टंग को ऐसे ऊपर फोल्ड कर दोगे तो यहाँ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से हमारे जॉ वाली चीज में ये क्या होती है, जुड़ी होती है। अरे ऐसे करोगे तो ये अंदर वाली जो चीज होती है ग्रीन कलर का, वो हमारे जा वाले पार्ट से ओरल कैविटी के जो फ्लोर है वहां से क्या होती है, जुड़ी होती है, तो वो जुड़ा हुआ भाग है, उसी को कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुली। ठीक है, ये हमारी टीथ है, ये हमारे टीथ हैं, और ये हमारा टंग है, इसको ऐसे फोल्ड करो तो अंदर देखोगे ना ऐसी जुड़ाव रहती है ना, मसल से जुड़ाव रहती है, तो उसी जुड़ाव को क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुली। लिखिए, समझ में आया। हाँ, कौन, क्या होता है, फोलिएट किसमें होता है, टंग में कहाँ होता है फोलिएट, उसी को कहते हैं जो फंगी फॉर्म पैपिली, उसी को फोलिएट पैपिली भी कहा जाता है। अगर दिक्कत है तो वहां फोलिएट पैपिली भी लिख लो। ठीक है, लिखिए, यहाँ लिख लो भाई, फोलिएट पैपिली लिख लीजिए, फंगी फॉर्म को ही बोलते हैं, लिखो। हर बुक में अलग अलग दिया रहता है। यहाँ तक हो गया, अब आप आइए यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन यहाँ से, जितना मैंने पढ़ाया यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अभी आपके बनेंगे। क्या है, एक तो ये सीधे सीधे दे के पूछ लेता है, दूसरा इसके टेस्ट से पूछ सकता है, या तो इसके पैपिली से। ठीक, ये क्वेश्चन बन गए, फ्रेनुलर लिंगुअल और ये
यूविला, ये इसके बारे में आपको देके पूछ सकता कहाँ, सेंटेंस वाइज। वो जब भी देगा ट्रू फॉल्स में सेंटेंस देगा, या तो एसर्शन रीजन में देगा, कथन निष्कर्ष में देगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा। या तो फिर ये आपका मैचिंग में मिल सकता है, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें जो है आपके कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एबनर्स और नूचस ग्लैंड, ठीक है, पूछता है एबनर्स और नूचस ग्लैंड जो होती है ये किससे बिलोंग करती है, तो टंग से। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए लिखिए, टंग में भी आपका ग्लैंड पाया जाता है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं ना। लिखो, इन विच प्रेजेंट टू ग्लैंड। इसको बेटा आप लोग गांठ बांध के ग्लैंड के बारे में हमेशा याद रखना कि मैम ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नूचल्स लिखो, नूहंस, नूचल्स नहीं है, नूहंस ग्लैंड, नूहंस ग्लैंड और एबनर्स ग्लैंड। नूहंस ग्लैंड और एबनर्स ग्लैंड, ये दो ग्लैंड किससे बिलोंग करती हैं, टंग से। हमारे टंग में ये दो ग्लैंड पाई जाती है, नूहेल्स और एबनर ग्लैंड। ये दोनों चीज याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है, पूछा हुआ है मैचिंग में भी और डायरेक्ट पूछा गया है एबनर्स और नूहेल्स ग्लैंड के बारे में, ठीक है। और लिखिए, टंग टंग ऑफ रूट, टंग ऑफ रूट हैविंग हाइवॉइड bone, it is not attached any part that is freely movable। हमारे टंग के रूट पे, पीछे वाले हिस्से पे एक आपकी बोन पाई जाती है जिसको कहते हैं हाइवॉइड बोन, जो एच शेप की होती है, ठीक है। और ये जो होता है किसी भी चीज से जाके अटैच नहीं होती, फ्रीली क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है, हाइवॉइड बोन अगर कहाँ से रिलेटेड है, टंग के रूट पे पाई जाती है, पीछे वाले हिस्से पे, ठीक। तो ये पूरा आपका टंग था, यहाँ पे आपका टंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। जीभ में आपको इतना पढ़ना था, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर टंग से आएंगे तो इसी सब में से मिला के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। चलिए, हमने माउथ में पैलेट पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, टीथ। चलिए, ओरल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पैलेट पढ़ लिया और आपका टंग पढ़ लिया, अब टीथ पढ़ना है। जो टंग है कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ब्लड, बोन, लिम्फ, ठीक है, मसल्स, ये सारे आते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, किस डर्म से बने होते हैं, मेसोडर्म से। वेरी गुड। कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं किससे बने होते हैं, मेसोडर्म से। तो कभी अगर पूछता है तो ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। टीथ जो है आपका, टीथ किससे बना होता है, एक्टोडर्म से, ठीक, हार्ड होता है। लिखिए, इनेमल बोलते हैं, एनिमल नहीं, इनेमल। उसमें डेंटाइन, ईमेल, इनेमल, अभी सारी चीजें भी समझा रही हूँ। टंग सबको क्लियर हो गया ना। अब टंग से आपके क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा, ओके। चलिए चलिए, जल्दी लिखिए, फास्ट, फटाफट लिखिए। समझ में आ रही क्लास, चलो नेक्स्ट लिखिए आप लोग, टिथ। हम इस चार्ट, ये जो आपको मैंने चार्ट एकदम ऊपर बनवाया है, कहाँ गया जी, ये जो चार्ट बनाया इसी चार्ट से हम पढ़ा रहे हैं। पहला मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ा रही हूँ, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, पैलेट पढ़ा दिया और टंग पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ाऊंगी, टिथ, ठीक। चल, टिथ लिखिए। अरे भाई चल, हैंग करने लगता है। लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए टिथ।
टीथ। टीथ की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? जिस शाखा के अंतर्गत दांत की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। वेरी गुड, ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। टीथ की जो ओरिजिन हुई है वो किस डर्म से हुई है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल लेयर। बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जब एक बेबी अपने माँ के बूम में होता है तो उसका एम्ब्रियोनिक जब पीरियड चलता है, बच्चा जब पलता है तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। अभी बच्चा बना नहीं है, जाइगोट के बाद वाले सारे कंप्लीट होते हैं, आपका गैस्ट्रूला वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसमें 3 लेयर बनती है इस तरीके से। ठीक है। तो एक आपका एक्टोडर्म बनता है, एक आपका मेसोडर्म बनता है, एक क्या बनता है? इंडोडर्म। ठीक है। तो जो आपका मेसोडर्म है, इससे आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, जिसमें आपके मसल्स आ गए, बोन आ गए, ब्लड आ गए, ये सारी बन गए। इंडोडर्म से मोस्टली आपके ग्लैंड्स वगैरह बन जाते हैं। एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम बन जाता है। इस तरीके से उस बच्चे की बॉडी का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा कि हाथ पैर नाक आँख मुंह लीवर पैनक्रियाज ब्लड बोन सारी चीजें इन्हीं तीनों लेयर से बनती है। तो टीथ इन तीनों लेयर में जो सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म है उससे बना है। ठीक है। चलिए, टीथ कैसा होता है? हार्ड, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यों? किसके डिपोजिशन की वजह से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट के डिपोजिशन की वजह से। जहां कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। देखिए, और ये जो आपका है टीथ जो होता है प्रेजेंट इन माउथ ऑफ बोथ जा। हमारे दोनों जबड़े में, मुंह के दोनों जबड़े में क्या होते हैं? आपके टीथ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। टीथ को डिवाइड किया गया है 3 आधार पे। लिखो, इट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पार्ट। 3 पार्ट में 3 आधार पे हमारे टीथ को डिवाइड किया गया है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। टीथ का अटैचमेंट हमारे जॉ में किस प्रकार है, उसके बेस पे टीथ को डिवाइड किया गया है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा है आपका, 2 ही है क्या जी? 3 लिख दिए हैं, 2 ही है, 3 2 है। ठीक। और दूसरा है, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस टीथ। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग या अपीयरेंस टीथ। इसका मतलब कि टीथ हमारे पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार आया, कितनी बार अपीयर हुआ है, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। टीथ को 2 एस्पेक्ट से डिवाइड किया गया है। पहला है अटैचमेंट के बेस पे, जॉ में किस तरीके से अरेंज है, कहाँ कहाँ अटैच है उसके बेस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस टीथ, कि हमारी टीथ हमारे लाइफ टाइम में कितने टाइम्स में आते हैं। ठीक है। उसके बेस पे टीथ को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें है, इसमें लिखो पहला एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट टाइप। दूसरा लिखिए प्लूरोडोंट। तीसरा लिखिए थीकोडोंट। लिखो अटैच टू क्रिस्ट, लिखो अटैच टू क्रिस्ट, क्रिस्ट ऑफ बोन।
स्नैक जानते हो ना आप लोग, सांप। सांप के माउथ में एक बोन होता है जिसको कहते हैं क्रिस्ट बोन। उसी बोन से आपका क्या अटैच होता है, दांतें क्या होते हैं उसी बोन से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्रोडोंट कहलाते हैं। अच्छा, पूछा गया था क्वेश्चन में कि टिथ, वो कौन सा आपका स्नैक में जो टिथ है वो फैंग में मॉडिफाइड हो जाता है, कौन सी टिथ थी, मैक्सिलरी। आपका जो टिथ है उसमें आपका आता है मैक्सिलरी टिथ, उसमें ये आपका किस में मॉडिफाइड हो जाता है, फैंग में। ठीक है, पहले ये मैक्सिलरी था, धीरे धीरे वो मॉडिफाइड हो जाएगा किस में, फैंग में। तो फैंग ही जो जीभ की तरह निकलता है उसी से क्या करता है, वो आपको चुभाता है बॉडी में और अपने विष को अंदर डाल देगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा टीथ है जो स्नैक में फैंग में जो उसका होता है उसमें मॉडिफाइड हो जाता है, मैक्सिलरी टीथ। ठीक, तो एक्रोडोंट टाइप का मतलब होता है क्रीसेंट ऑफ बोन, जो क्रीसेंट बोन से अगर आपका टीथ अटैच है तो ऐसे टीथ को कहते हैं एक्रोडोंट, और ये किस में पाया जाता है, स्नैक में। तो आपको बस ये याद रखना है, एक्रोडोंट किस में पाया जाता है, स्नैक में। ठीक है, हाई अगर क्वेश्चन देगा तो ये बोन से रिलेटेड है, क्रीसेंट। प्लूरोडोंट लिखो, लिखो अटैच टू median medial side of bone। इसका एग्जांपल लिखिए, लीजर्ड। जो लीजर्ड होते हैं उनके माउथ में जो बोन होते हैं जो मीडियम साइड में लगे होते हैं, वहां से उसका जो टीथ क्या होता है, लगा होता है, जुड़ा होता है, इसलिए ऐसे टीथ किस में पाए जाते हैं, उसको कहेंगे प्लूरोडॉन्ट। एक्रोडोंट स्नैक में, प्लूरोडोंट लीजर्ड में। थीकोडोंट लिखो, थीकोडोंट लिखो, अटैच टू किसमें, बोनी सॉकेट। वेरी गुड। हम लोगों के जबड़े में देखो, दांत जहां से अगर निकाल लो तो वहां क्या हो जाता है, ऐसे खाली हो जाता है ना, इस तरीके से खाली हो जाता है, सॉकेट हो जाता है, इसी को कहते हैं बोनी सॉकेट। जो जॉ है हमारा, जॉ क्या है, जबड़ा हमारा बोनी तो है, उसमें अगर उसको दांत को आप निकालो तो ना जगह स्पेस हो जाता ना, उसी प्रकार का, तो उसको कहते हैं बोनी सॉकेट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये बोनी सॉकेट है, और इस तरीके से हमारा जो टीथ होता है इस तरीके से इस बोनी सॉकेट में रूट की तरह लगा रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे टीथ को क्या कहते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट किस में पाया जाएगा, ह्यूमन में, हम लोगों में। ठीक है, और आपके थीकोडोंट में आपके और सब पाए जाते हैं, ह्यूमन भी है, एलिगास्टर भी है, सब है। लिखो, एग्जाम्पल में लिख लो, एलिगास्टर। एलिगास्टर का मतलब क्या होता है, घड़ियाल, यही होता है ना, घड़ियाल। ल होता है, कीड़ा होता है, जो भी हो। और ह्यूमन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप आइए, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेस पे हमारा जो दांत होता है वो बेटा 3 टाइप का होता है। लिखो तो, मोनोफायोडॉन, समझा रही हूँ, मोनोफायोडॉन कि ऐसे दांत जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आए, उसको क्या कहते हैं, मोनोफायोडॉन। हमारी जो टीथ है, हाँ हाँ अभी करवाती हूँ उसको, वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आता है, उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। ठीक है, वो एक बार आ गया तो फिर दोबारा टूटेगा नहीं। हमारे पूरे माउथ में जो होता है 32 टीथ होते हैं, जिसमें से आपके 20 क्या होते हैं, आपके परमानेंट नहीं होते हैं, वो दूध वाले मिल्की होते हैं, वही 20 टूटते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं 12 वो नहीं टूटते, वो आपके परमानेंट होते हैं। वही आपके एक बार आगे पूरे लाइफ टाइम में, तो उसको कहते हैं मोनोफायोडॉन। फायोडॉन का मतलब होता है टीथ, मोनो का मतलब होता है एक बार आना। पूरी लाइफ साइकिल में अगर एक बार टीथ आया तो उसको क्या कहेंगे, मोनोफायोडॉन। अगर 2 बार टीथ आता है तो डाईफाइडॉन। ठीक है, जो 2 बार आता है तो क्या होता है, एक बार हमारा परमानेंट आया, 2 बार हमारा क्या होता है, दूध वाला दांत। तो मिल्की टीथ और परमानेंट दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है आपके डाईफाइडॉन। एक होता है पॉलीफाइडॉन, बहुत बार आता है टीथ, एक बार नहीं टूटा तो फिर आ गया, टूटा तो फिर आ गया, इस तरीके से। तो चलिए लिखिए, मोनोफाइडॉन को लिखो,
It appears in one time in whole life, in life span, पूरे जीवन काल काल में। लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत का आना, अपीयर होना, दिखना। ये कौन कौन से होते हैं भाई, इसको लिख लो। आगे लिखवा दूं कि इसी में लिखवा दूं? इसी में लिख लो। एग्जाम्पल में लिख लीजिए थर्ड मोलर, क्या बोलते हैं इसको? थर्ड मोलर। और थर्ड मोलर को ही क्या कहते हैं? विजडम टीथ। वेरी गुड, बुद्धि के दांत, विजडम टीथ। और ये क्या है इस टाइम हमारे बॉडी में? हाँ, वेस्टिजियल और शेषी अंग है, इसका कोई काम वाम नहीं है। ठीक है, लिखो, पहला हो गया। और थर्ड मोलर हो गए आल प्री मोलर एंड आल प्री मोलर इन ह्यूमन। मनुष्य में सभी के सभी आपके प्री मोलर, और मोलर में थर्ड मोलर और प्री मोलर में सभी प्री मोलर आएंगे। ठीक है, ये मोनोफाइडोंट हो गया। दूसरा लिखिए डाईफाइडोंट, डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट में लिखिए टीथ अपीयर इन ट्वाइस इन लाइफ स्पॉन। टीथ अपीयर इन ट्वाइस, दो बार, इन होल लाइफ स्पान, हमारे पूरे लाइफ साइकिल में दो टाइम आपके टीथ आएंगे। तो ये एग्जांपल में ये लिख लीजिए कौन कौन से हैं डायफाइडोंट में। इंसीजर है, फिर क्या है आपका कैनाइन, फिर आपका फर्स्ट सेकेंड मोलर। थर्ड मोलर तो आपका इसमें आ गया, बचा क्या? फर्स्ट सेकेंड ना, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ठीक है, ऑफ ह्यूमन। और बाकी आल आपका प्री मोलर क्या है? मोनोफाइडोंट है। थर्ड आप लोग लिख लीजिए बेटा पॉलीफाइडोंट। थर्ड लिख लीजिए पॉलीफायोडोंट। टीथ कम इन मेनी टाइम्स इन होल लाइफ। टीथ कम्स मेनी टाइम, बहुत बार आता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सार्क। सार्क जानते हो ना, मछली। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग सार्क। सार्क में आपके टीथ टूटे तो आए। ठीक है, टीथ ऑफ सार्क, टीथ ऑफ सार्क। ठीक है, एंड मोस्ट लोअर वर्टिब्रेट। ठीक है, और जो आपके लोअर वर्टिब्रेट हैं, ये चीजें आपको मैचिंग में मिलेंगी क्वेश्चन में। मैचिंग में ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन मोनोफाइडोंट, डायफाइडोंट और पॉलीफाइडोंट करके सामने उसका एग्जाम्पल दे देगा, आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ तक टीथ का हो गया, करिए। यहाँ तक सबको समझ में आया टीथ का? अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे, क्योंकि टीथ से क्वेश्चन आपके डीप से आते हैं, तो सारी चीजें आनी चाहिए। और आप लोग पढ़ चुके हो पहले से ही, टीथ वगैरह पढ़े हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब समझ में आना चाहिए सारी चीजें। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये आपका बोनी सॉकेट है, और दूसरा कलर ले लेते हैं।
और इसमें आपका ये टीथ लगा हुआ है। ये बोनी सॉकेट है, ठीक है। और ये टीथ में क्या है, इसका ऊपर वाला भाग को बोलते हैं क्राउन, बीच को नेक और नीचे वाले को रूट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आप इसमें देखेंगे ये बाहर वाला कौन सा है जी, इसमें और कौन सा एक दो स्ट्रक्चर था, डेंटाइन ना। जो आपका ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है इनेमल हो गया, इनेमल, और नीचे वाला डेंटाइन, वाइट वाला जो बचा है डेंटाइन, डेंटाइन, इनेमल और डेंटाइन, ठीक है। यही इसको भी समझा दूं, ठीक है। इनेमल जिस सेल से बनती है उसको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट, लिखो तो अमियोब्लास्ट। और डेंटाइन जिस सेल से बनती है उसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ही कहते हैं क्या, हाँ ओडोंटोब्लास्ट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सबसे हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी में बोन से भी हार्ड स्ट्रक्चर किस कौन सा होता है, हाँ इनेमल, ठीक है। हमारे बोन से भी हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इनेमल है। तो अगर बॉडी में पूछता है सबसे हार्ड स्ट्रक्चर क्या पाया जाएगा, वहां देता है बोन भी देगा इनेमल भी देगा, तो इनेमल ही लगाएंगे, बोन नहीं। ये आपका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप टीथ में देखेंगे, टीथ के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट ऑफ टीथ, 3 पार्ट ऑफ टीथ। क्या है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ क्राउन की तरह है ना, ताज की तरह के, तो उसको क्या कहेंगे, क्राउन बोलते हैं। बीच का आपका क्या है, नेक है। और जो अंदर दांत धस गया है वो क्या कहलाएगा, रूट, ठीक है। जो जॉ में अंदर दांत धसा हुआ उसको कहेंगे रूट कहेंगे। आप इसमें से क्राउन को ही अपीयर कर सकते हैं, नेक को बहुत कम दिखता है, रूट तो दिखता ही नहीं, ठीक है। और ये जिस बोन के अंदर है उसको कहेंगे बोनी सॉकेट। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर इसको कहते हैं डेंटाइन, और इसको जो कवर किया रहता है क्या है, इनेमल। तो इनेमल को बनाने वाली जो सेल होती है उस सेल को कहते हैं एमिलोब्लास्ट सेल, और डेंटाइन को बनाने वाली जो सेल होती है उसको कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा, लिखिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो इतना डीप से आपको पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और बाकी अगर कोई बहकाएगा तो फिर वो अलग चीज़ है। ऐसे नहीं, पूरे आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो सकता है। जब इंटर लेवल का ही बनाना होता तो क्यों करती, ऐसा नहीं देते, क्वेश्चन आते हैं पर क्वेश्चन का लेवल होता है। आपका क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों वे में आता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा 50% क्वेश्चन आपके नॉर्मल बनाता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है हर बच्चे का जो मानसिक स्तर है उतने नॉर्मल तक है। 50 क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। देखोगे तुम्हारा ही रूम पार्टनर हो कभी नहीं पढ़ेगा, वो भी जाए कहे मेरे 60 नंबर आए, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। तो देखो को इतना ही नहीं पता है कि एग्जामिनर है वो कॉमन क्वेश्चन बनाता है 50 से 60। जो थोड़ा मेहनत करते हैं बच्चे उनके 70 तक आ जाते हैं, और जो अच्छे से स्टडी करते हैं और इसके एस्पिरेंट रहते हैं कि नहीं मुझे निकालना है, तो वही वो जो 12 से 20 क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन के, अगर वही टच कर ले जाते तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं इजी से लेके हार्ड तक पढ़ाऊंगी, ताकि चीज़ें धीरे धीरे, बाकी जो चीज़ें आपको आ रही हैं पहले से क्योंकि आपके पहले के नॉलेज है, बट अब वाला जो है ये आपको हार्ड में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो आपके हार्ड जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन यही सब आते हैं, और यही नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको करिए। इसमें आप लोग याद क्या करेंगे, इसमें आपको इनेमल याद करना है, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज इसमें याद करेंगे, इनेमल और डेंटाइन किस सेल से बने हैं, अमीनोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट। ये तीनों दोनों चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। और बाकी तो सब चीजें आपकी इजी है, वो पढ़े हैं। यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या बच गया जी, मैंने इसको तो लिखवा ही दिया। हाँ, कुछ एक्सेप्शन लिख लो तो। थर्ड मोलर लिखो, जो आपका विजडम टीथ होता है थर्ड मोलर, वो कब आता है, 21 ईयर्स के बाद, 21 साल के बाद आता है। 21 साल के जब आज आप हो जाएंगे तो आपको आएगा थर्ड मोलर, जिसको विजडम या बुद्धि के दांत कहते हैं। तो इस 21 साल के बाद अगर आप नादानी करते हो तो घर वाले जो बुजुर्ग कहते हैं बुद्धिक दांत आ गया, फिर भी बदतमीजी उसकी वही है। ठीक है, तो ये चीज़ों से भी उसको याद किया जाता है कि 21 साल के बाद आपका क्या आता है, थर्ड मोलर आता है। इसमें आप नोट करके लिख लीजिए बेटा, नोट करके लिखिए आप लोग। जब जो मैं नोट लिखवाऊं तो ये क्या है, आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर में बने हुए क्वेश्चन है, और इसको आपको पढ़ के जाना है। नहीं, अगर ये गलत करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लिखिए, इन रैबिट, लिखो, रैबिट में आपका कौन सा टीथ वेस्टिजियल होता है, इन रैबिट वेस्टिजियल, बताओ जी, दिमाग लगाओ, कौन सा टीथ इसमें वेस्टिजियल होगा। वेरी गुड, क्योंकि आपका जो रैबिट होता है वो शाकाहारी है, तो कैनाइन, कैनाइन जो टीथ होती है वो किसके लिए मोस्टली, जो किसमें हाईली डेवलप होता है, मांसाहारी जो जीव होते हैं, जैसे आपके कुत्ते और बिल्ली। जो कैनाइन कौन सा टीथ है हमारा, ये जो नुकीले वाला टीथ है ये कैनाइन है। और वही देखते हैं आपकी बिल्लियों और कुत्तों में क्या बड़े बड़े से होते हैं, उसी से चीज़ों को, बोन्स को, बॉडी को फाड़ते हैं। तो कार्निवोरस जो आपके जीव होते हैं, मांसाहारी जो जीव होते हैं, उसमें कैनाइन जो टीथ होता है वो हाईली डेवलप होता है। जो हर्बीवोरस जो जीव होते हैं उसमें कैनाइन टीथ क्या होता है, अपसेट रहता है, रहेगा, पर वेस्टिजियल है। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, रहेगा, पर वेस्टिजियल उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वो मांस तो खाता नहीं। तो लिखिए, इन रैबिट, एक क्वेश्चन बना हुआ है, इन रैबिट वेस्टिजियल टीथ क्या है, कैनाइन। लिखिए तो, कैनाइन। हमारे बॉडी में टीथ जो होता है क्या है आपका, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। अब देखिए, इंसीजर मतलब आगे के जो टीथ हैं, ये जो बड़े बड़े से इंसीजर, ये क्या करते, किसी भी चीज को काटने में, सीजर से याद कर लो कैची, तो इंसीजर का मतलब किसी भी चीज को काटने में हम जो करेंगे वो क्या है, इंसीजर। उसके बगल में क्या है, कैनाइन। अगर आप, क्योंकि मनुष्य अब ओमनिवोरस में आ गया है, वो सब कुछ खाता है, तो उसमें आपका कैनाइन टीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा हाईली डेवलप नहीं है, प्रेजेंट है। तो ये कैनाइन जो होती है चीजों को फाड़ने में क्या करती है, पर्सिंग करने में, चीजों को फाड़ने में काम करती है। मोलर है उसके पीछे चले जाएंगे तो जो इधर वाले टीथ हैं वो क्या होते हैं, मोलर होते हैं, वो च्विंग करने में, चीजों को क्या करते हैं, च्विंग करने में। और जो प्री मोलर उसको पीसने में आपका हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो लास्ट एकदम है वो क्या है आपके प्री मोलर। तो ये आपके टीथ होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। आई हो गया, क्या होता है जी, ICM और PM, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो होता है कितना टीथ होता है, 2100, 21 23 अपान 21, 23 गुणे 2, इसको गुणा करके, इसको इन सबको जोड़ करके 2 से गुणा कर दो, 3 2 5 हो गया, 6 7 8, 8 दूना के 16, 16 इधर हो गए, वही चीज यहाँ क्या हो जाएंगे 16, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो हमारे में टीथ कितने हो गए 32। ठीक है, इस तरीके से आपको टीथ में हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो मतलब आपका क्या हो गया, ये इंसीजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये मोलर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, प्री मोलर। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। तो इंसीजर में 2 ये होंगे, इसका दुगुना करेंगे 4, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 8, 8 आपके क्या हो गए इंसीजर। कैनाइन कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 का दुगुना 2 इधर हो गया, फिर 1 का दुगुना 2, 2 2 4, 4 आपका क्या हो गया कैनाइन।
मोलर में 2 दूना के 4 इधर हो गए, 2 दूना के 4 4 8 आपके क्या हो गए मोलर, 3 दूना के 6 ये हो गया। और क्या, हाँ सही कह रहे हो, पहले पीएम रहेगा फिर पी रहता है। इन सीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर, हाँ थोड़ा सा इसको देखो ध्यान रखना, ये यहाँ पे कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर, बस यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर लेना, बाकी फार्मूला वही रहेगा। यहाँ आपका पीएम हो जाएगा और यहाँ एम हो जाएगा। अब ठीक है, ये एम वाले में आ जाएंगे, ये आपके 2 2 4 हो गए, तो 4 क्या 8 हो गया ना, ये 8 हो गए, गुणे से कर दो, और 3 3 6 हो गया, 6 में 2 से गुणा कर दो, 12 हो गए, तो 12 मोलर 8 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गए, ये 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी सारा जोड़ लो, 12 12 8 20 हो गया, 20 8 28, 28 4 32, टोटल कितने हो गए 32। इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। चल हाँ, उसमें अभी भाई उतना आपका मोलर प्री मोलर अभी उतना डेवलप नहीं रहता ना, प्री मोलर आपके जो डेवलप नहीं होते हैं, तो इसलिए उसमें कम रहते हैं, 20 रहते हैं लगभग। रुको, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक ये चीज आप याद करेंगे, जो रैबिट होते हैं, जो आपके हर्बीवोरस जो जीव होते हैं, उसमें वेस्टिजियल टीथ क्या है, कैनाइन है। रैबिट जो होता है, रैबिट में उसके टीथ के बीच में जो गैपिंग होती है उसको कहते हैं डाइस्थेमा। क्या कहते हैं, डाइस्थेमा। क्वेश्चन पूछता है डाइस्थेमा क्या होता है, गैपिंग बिटवीन टीथ, जो आपके रैबिट में जो टीथ होते हैं ना, उसके बाद 2 के बाद क्या होता है, गैप रहता है ना पूरा टीथ में, वो जो स्पेस है उसी स्पेस को बोलते हैं डाइस्थेमा। लिखो, इसको लिख लो, एंड डाइस्थेमा, डाइस्थेमी या डाइस्थेमा, आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, गैप बिटवीन टीथ, टीथ के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं डाइस्थेमा। टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का जो टस्क होता है, सूंड होता है, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, तो वो जो दांत जो दिखते हैं बड़े बड़े, वो उससे खाते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और इससे जो टस्क ऑफ एलिफेंट है, इससे एक आपका एलिमेंट निकलता है जिसको कहते हैं इवोरी। क्या बोलते हैं, इवोरी, जो आभूषण बनाने में हेल्पफुल होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवोरी किससे ऑब्टेन किया जाता है, टस्क ऑफ एलिफेंट। लिखो, एलिफेंट एनिमल नहीं, एलिफेंट है हाथी, ऑब्टेन ऑब्टेन्ड एलिमेंट इवोरी, इवोरी। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, जो टस्क ऑफ एलिफेंट है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये किस चीज का मॉडिफिकेशन रूप है, आप लोग हमको कल आंसर बताएंगे इसका, ठीक है, ढूंढ के सब जगह से, बहुत इजी है पर याद बताइए। तो ये बेटा आपका टीथ था, आई थिंक, हाँ टीथ खत्म हो गया। मैंने आप आज लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में सब चीजें इतना पढ़ा दी हूँ टीथ तक, कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्या, टीथ के बाद आपका क्या आ जाएगा, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद लीवर के बारे में पढ़ाऊंगी, फिर पैनक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपके क्या बचेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सैलिवरी है, लीवर बताई दी हूँ, पैनक्रियाज, फिर ये आपका चैप्टर खत्म। इसमें मैकेनिज्म समझा दूंगी किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, कहाँ कहाँ क्या होता है। हमारा जो माउथ पार्ट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन का होगा, फैट जो होता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है हमारी, मोस्टली का डाइजेशन कहाँ होता है बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाकी कहाँ से किस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, किसका क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में, ठीक है। क्लासेस आप लोगों की 7:30 बजे से चलती है, ठीक है, 7:30 बजे आएंगे तो क्लासेस में ज्वाइन रहेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू टू एवरीवन।
ये क्लासेस आपकी रिकॉर्ड भी होती हैं।